गाज़ीपुर आगमन कैसे हुआ? यहाँ पर एक बेहतरीन रात्रिकालीन हॉकी टूर्नामेंट जो स्वर्गीय विश्वनाथ साहब की याद में कराया जाता रहा है, उस सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया। बुलाने वाले मेरे अ, स्टूडेंट रहे हैं, मेरे साथ में उनका तो मुझे तो यहाँ आना ही था। और काफ़ी एक यादगार जगह रही है क्योंकि मैं 40 साल पहले यहाँ पर आ चुका था और उन यादों को दोबारा उभारने के लिए मैंने ये ट्रिप किया है। और गाज़ीपुर अपने आप में बहुत एक नामवर शहर है, एक विरासत रही है हमारी। तो यहाँ पर टूर्नामेंट का मुझे बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। सर वैसे तो आपने पूरी दुनिया में हॉकी खेली है और पहले की हॉकी और आज की हॉकी में मुख्य अंतर क्या दिखता है आपको? जो मैं समझता हूँ वो एक ही चीज़ है, वही है कि एक पुरानी हॉकी जो हमारी विरासत, जो हॉकी शुरू की गई थी, जो हमें दी गई थी और हम उसको खेले हैं 80 के दशक तक, वो एक आत्मा थी। अब हम शरीर पर खेल रहे हैं। तो शरीर का मतलब फिज़िकल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर। और जो जादूगरी थी, जिसका नाम जिसके बलबूते पर मेजर ध्यानचंद को हॉकी जादूगर की संज्ञा दी गई। उनकी हॉकी तोड़-तोड़ कर देखी गई कि इस हॉकी में क्या है, जादू है, चुंबक तो नहीं है, बदल कर देखी गई। जी। तो शायद वो चीज़ें अब आज की हॉकी में हमको नहीं देखने को मिलती हैं। बहुत बेहतरीन खेल है, हर तरह से अच्छा है, आज भी खेला जा रहा है, कई दुनिया के लोग खेल रहे हैं, कई मुल्कों के लोग खेल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो स्पेक्टेटर्स और खिलाड़ियों को चाहने वाले, जिनको हम फैन्स कहते हैं, जिनको हम जिनके लिए लोगों ने क्लब बनाए हुए थे कि अशोक कुमार फैंस क्लब और अजीत पाल सिंह फैंस क्लब, गोविंदा फैंस क्लब, तो वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। हम जीत रहे हैं और हार रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। जी। लेकिन कहीं न कहीं इस हॉकी के स्तर तो मैं नहीं कहूँगा, इसकी खूबसूरती को और ऊपर उठाना है। दूसरे मुल्क खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कई खिलाड़ी उसमें से निकले हैं, जिन्होंने उस ज़माने की हॉकी के साथ इसको बराबर पे लाके खड़ा किया। लेकिन हमको भी अब उसी तरह के खिलाड़ी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि देखने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है जो 11 वर्सेस 11 के बीच में खेला जाता है। ये 11 वर्सेस 2 के बीच में नहीं खेला जाता। जी। तो जहाँ 11 खेलते हैं तो सर वैसे तो आप खुद भी अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं आप। इसके अलावा ओलंपिक्स में गए, वर्ल्ड कप दिलाया इंडिया को 1975 में। लेकिन जब आपने हॉकी शुरू की, तो बाबूजी का नाम आप पूरी दुनिया जानती थी। तो दबाव था क्या शुरुआती दौर में उनके नाम का? हाँ, ये सवाल ज़रूर आना भी चाहिए। लेकिन जब हॉकी शुरू करी तो मैं अपने आप में अशोक कुमार बनना चाहता था। जी। ये ज़रूर था कि ध्यानचंद नहीं बन सकता था कि उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन हैं। चाहे वो उनके गोल के रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो उनके ओलंपिक के जीतने के रिकॉर्ड्स हों या ओलंपिक में गोल करने के रिकॉर्ड्स हों। उनके इतने अधिक संख्या में फॉलोअर्स उस ज़माने में रहे, जो आज हमको उस ज़माने के अखबारों के थ्रू या जो फ़ोटोज़ मिलती हैं उनके थ्रू पता लगता है। तो उनका मुकाबला करना तो नहीं था, लेकिन मैं ज़रूर एक खिलाड़ी बनना चाहता था और खिलाड़ी बनकर वो मेडल्स जो मेरे पिता सोने के रूप में लाते थे, तो और मैं भी चाहता था कि मैं देश के लिए इस तरह की ऐसा काम करूँ जिससे हमारी टीम को गोल्ड मेडल मिले, टीम जीते और हम उस लाइन में खड़े हों जहाँ पर हमारे सारे दिग्गज खिलाड़ी खड़े होते हैं, चाहे वो ध्यानचंद साहब हों, रूप सिंह जी हों, किशन लाल दादा हों, केडी सिंह बाबू हों, बलबीर सिंह जी हों, भास्करन हो। तो मैं चाहता था कि ऐसा तो बस ये है कि कई चीज़ें, क्योंकि 11 खिलाड़ियों का खेल है और बिना सपोर्ट के, बिना सरकारी सपोर्ट के मैं कहूँ या स्पोर्ट्स
अथॉरिटी की सपोर्ट के या फेडरेशन की सपोर्ट से किसी भी खिलाड़ी का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता है। हमको उनका सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट अगर आज के बच्चों को सही ढंग से मिले, तो आज भी हम हॉकी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, ध्यान सिंह ध्यानचंद कैसे बन गए? जी, ज़रूर, ये नाम परिवार का दिया हुआ नाम था। हमारे दादाजी का नाम दिया था ध्यान सिंह। अ, और वो उसको लेके स्कूल में भर्ती भर्ती हुए। लेकिन जब 16 साल की उम्र में थोड़ा पढ़ाई-लिखाई में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई और उनके मार्क्स कम आए, तो हमारे दादाजी ने गुस्से में उनको खींचते हुए ले गए और 16 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती कर दिया, ब्राह्मण रेजिमेंट में जी। रंगरूट। कोई कोई वो नहीं, ओहदा नहीं था सिपाही का, लेकिन कि जाके ट्रेनिंग करो और आर्मी में भर्ती हो जाओ, वही एक जरिया था। अब वो मेरे पिता भर्ती हो गए, चले गए, तो उन्होंने कुछ दिन तो उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन धीरे-धीरे वहाँ के माहौल में ढलना शुरू हुए, तो शाम के वक़्त आर्मी की टीमों का एक वो रहा है कि वो लोग शाम के वक़्त 4 बजे अपने जवानों को, ऑफ़िसर्स को मैदान में जाने के लिए, कोई भी खेल खेलने के लिए कहा करते थे, और वो एक सिस्टम में था। तो ध्यान ध्यान सिंह भी पहुंच गए खेलने के लिए, क्योंकि वो झांसी हीरोज क्लब, जहां से उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, एक कंकरीली पथरीली जमीन, उबड़ खाबड़ जमीन, जहां पर नंगे पैर खेलना, उस पर बॉल को, छोटी सी बॉल को एक लकड़ी की के जिसको हम स्टिक कहते हैं, उसको उसके थ्रू उस पर ड्रिबलिंग करना, भागना, गोल मारना, तो उसके अंदर पारंगत उनको हासिल होती चली गई और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और उसी के बलबूते पर जब वो आर्मी में पहुंचे रंगरूट 16 साल की उम्र में, तो शाम के वक्त जब खेलना शुरू किया, तो उनकी स्टिक तो ऐसी चल रही थी जैसे कि उनकी उससे कोई दूसरे लोग बॉल ही नहीं ले पा रहे थे। तो एक ऑब्जर्वर जो हुआ करते थे, दूर से बैठे देख रहे थे, वो बाली तिवारी साहब, जो ब्राह्मण रेजिमेंट में सूबेदार मेजर थे। तो उन्होंने, ध्यानचंद भी ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो बहुत प्रतिभाशाली है, तो इसकी ड्रिबलिंग, इसका बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि बाली तिवारी साहब खुद हॉकी खेलते थे। तो उन्होंने जो एक दिन आवाज़ दी, तो ध्यान सिंह दौड़ कर गए, सैल्यूट किया, खड़े हो गए। तो बाली तिवारी साहब ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो ध्यान सिंह बोलते, मेरा नाम ध्यान सिंह है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, तुम्हारी हॉकी तो बहुत कमाल की है, तुम तो बहुत अच्छी ड्रिबलिंग करते हो, तुम बॉल लेके जब चलते हो, तुमसे कोई बॉल छीन नहीं पाता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी हैं, और तुम उनके बीच से होकर निकल जाते हो। लेकिन ये खेल अकेले का नहीं है, ये 11 खिलाड़ियों का खेल है। अगर तुम्हें खेलना है और तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें 11 खिलाड़ियों का सहयोग चाहिए होगा, जी। उनके साथ तुम्हें तालमेल में बैठाना होगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर एक काबिलियत आ जाएगी, तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। तो इतनी बातें जो एक बड़े अफ़सर ने एक छोटे से बच्चे को कही हो, तो उनके दिल में वो भावना जागृत हो गई, और उस दिन से उन्होंने अपने आप को, जो दोपहर में सोते रहते थे खाने के बाद, शाम को भी प्रैक्टिस के बाद खाना खाने चले गए, सो गए। उसको छोड़कर उन्होंने दोपहर में अपनी हॉकी स्टिक उठाई और किसी जंगल के कोने में जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जो 1 घंटा होता था, चाहे दोपहर दोपहर हो, पानी गिर रहा हो, वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। शाम के वक़्त खाने से पहले भी वो इस तरह से अपनी हॉकी स्टिक बॉल के साथ कोने में, जंगल के कोने में जाके प्रैक्टिस करते थे। तो उनके अंदर से डेफ़िनेटली, जब आप इस तरह की बात करते हो, तो फिर वो आपके अंदर से चीज़ें निकलना शुरू होती हैं दिमाग से, जिसके बलबूते पर अ, उन्होंने अपना इंटर बटालियन टूर्नामेंट जीता। इंटर बटालियन के बाद इंटर रेजिमेंट टूर्नामेंट जीता। इंटर रेजिमेंट के बाद इंटर सर्विसेज टूर्नामेंट जीता। और जो ध्यान सिंह थे, तो बस फिर वो चाँद की तरह चमकने लग गए, तो लोगों ने उनको ध्यान सिंह नहीं, तुम तो ध्यानचंद हो। तो इस तरह से उन्होंने एक उपमा दे दी उनको। तो उसके वो नाम जो था ध्यान सिंह का, वो ध्यानचंद हो गया। एक खिलाड़ी उसी तरह 1926 के अंदर पहली बार
भारतीय सेना के अंदर उनका सिलेक्शन होता है न्यूजीलैंड टूर के लिए। और मैं आज ही पढ़ रहा था कुछ बातें जो मुझे बेहद इसने अट्रैक्ट किया, वो ये आज के दुनिया के माहौल को देखते हुए उसमें जो लिखा गया वो ये है कि एक ऐसी फौज जो लड़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए किसी दूसरे मुल्क में गई और वहाँ उस मुल्क में उसने अपने मित्रता के और खेल के थ्रू जो एक माहौल पैदा किया न्यूजीलैंड में, जिसका जिक्र ही नहीं बल्कि उस देश ने 100 साल के बाद का जलसा भारत में उनकी एम्बेसी में जिसको हमने सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर मुझे बुलाया गया। तो इससे बढ़कर हॉकी की देन और क्या हो सकती है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। ये तो समझने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं, किस हॉकी ने हमारे देश के हॉकी ने, लेकिन जो एक सेना की टीम गई थी 100 साल पहले, उसने क्या किया कि जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ मानवीयता के लिए है। निश्चित तौर पर सर। और जाते-जाते बिल्कुल 2 छोटे सवाल हैं मेरे। एक सवाल मैं पूछूँगा 1970 वर्ल्ड कप के बारे में, 1975, लेकिन उसके पहले सर वो कहानी मैं सुनना चाहूँगा। सर, जब पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का बोलबाला था, आधी दुनिया पर राज करते थे अंग्रेज़। लेकिन उस दौरान ऐसा क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद ने ऐसा क्या कर दिया कि अंग्रेज़ी टीम ने अंग्रेज़ी सेना ने अपनी टीम भेजने से ही मना कर दिया कि हम भारतीय टीम के सामने नहीं खेलेंगे। तो कौन-सा किस्सा था वो? देखिए ना, हमने डेफिनेटली हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, सब कुछ करा सब, और 1947 में हम आज़ाद हुए। लेकिन उस आज़ादी की कहानी अगर मैं कहूँ खेल के लफ्ज़ों में, तो वो तो शुरू कर दी थी 1928 के टूर में जब ओलंपिक में जाने से पहले भारत की टीम पानी के जहाज़ से होती हुई लंदन पहुँचती है और लंदन के अंदर एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जहाँ जहाँ पर खेलकर उनको कुछ खाने को मिल जाता था, खाना खाने को मिल रहा था, तो एक प्रैक्टिस भी हो रही थी उनकी। तो उसके बाद से रेलगाड़ी से उनको सफ़र करना था हॉलैंड तक का। तो वहाँ एक टूर्नामेंट खेला गया लंदन में, फॉक्सटोन फॉगस्टोन, और उस टूर्नामेंट में भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंग्लैंड के सारे क्लब खेल रहे थे और उस क्लबों के खिलाड़ियों का चयन और सिलेक्शन उस आधार पे होना था कि वो अच्छा खेल जो कौन सा प्लेयर अच्छा है, तो उसमें ओलंपिक के लिए उनका सिलेक्शन होना था। अब ये भारत की टीम जब वहाँ पहुँचती है और वो टूर्नामेंट खेलती है, तो उनके जितने डिफरेंट क्लब्स थे जिनसे जो उनका एनकाउंटर हुआ, तो हर टीम को उन्होंने किसी पे 8 गोल, किसी पे 12 गोल, किसी पे 14 गोल, इस तरह से उस टूर्नामेंट में उन्होंने हराना शुरू कर दिया। तो वहाँ के जो खेल अधिकारी थे और जो उनके राजनीतिक लोग भी थे, उनको भी ये अचंभा हुआ कि भारत की टीम तो कमाल की हॉकी खेल रही है। क्योंकि भारत की टीम ने एक वैज्ञानिक तरीके से हॉकी खेलना शुरू किया था, जिसका फॉर्मेशन जो थी, वो डब्ल्यू फॉर्मेशन इजाद की गई थी कि 5 फॉरवर्ड आगे, थोड़ा-सा पीछे आ जाए तो 3 हाफ में आ जाते हैं हम लोग, और हम छोटा कर दें तो 2 फुल बैक हो जाते हैं और 1 गोलकीपर, तो एक पिरामिड सा बन जाता है वो। और उसको उसमें अपना हर खिलाड़ी को अपने-अपने खेल का अंदाज़ा था कि मुझे कितने एरिया को कवर करना है। अगर राइट आउट है तो वो लेफ्ट आउट नहीं खेलता था, लेफ्ट आउट है तो वो राइट आउट नहीं खेलता था, जबकि दूसरे देशों के खिलाड़ी हर जगह दौड़ते भागते नज़र आते थे। तो वो सिस्टम में हम लोगों ने खेल हॉकी शुरू की, जो डब्ल्यू फॉर्मेशन थी, जिसके बलबूते पर इंग्लैंड की टीम को वहाँ पर हमने मैच हराए। और जब मैच हारे हैं, तो उन्होंने आखिर में निर्णय ये लिया कि इंग्लैंड की टीम 1928 के लंदन ओलंपिक में हॉलैंड के ओलंपिक में, एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगी, विथड्रॉ करती है। तो इससे बढ़कर हॉकी जो एक कहते हैं ना एक सुखद पहलू जी। कि लड़ झगड़ के नहीं, खेल के बलबूते पर हमने उनको वहाँ बिठा दिया। सर, जैसे आप कहानी बता रहे हैं और मैं उसे विज़ुअलाइज़ कर पा रहा हूँ कि क्या हुआ होगा और गूज़बम्प्स हो रहे हैं। और एक आखिरी सवाल जाते-जाते सर आपसे कि 1975 का वर्ल्ड कप और सारी दुनिया जानती है कि जब भी पाकिस्तान से हमारा मैच होता है, वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुछ भी, रोमांच चरम पे होता है, उत्साह चरम पे होता है। तो 1975 का वर्ल्ड कप जिसमें आपने विजयी गोल दागा, उसका कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहते हो? जी सर। मैंने हॉकी खेलनी शुरू करी, अ, कहानी बहुत लंबी है। 19
64 से 63, 62 से शुरू होती है। बच्चों का टूर्नामेंट खेलना, उसके बाद स्कूल के टूर्नामेंट खेलना, फिर 1966 में झांसी छोड़ के कोटा राजस्थान में बीकॉम करने के लिए जाना। और वो माहौल हॉकी का हमको उन कॉलेजेस के अंदर मिलना शुरू शुरू होता है जहाँ पर मैं एडमिशन लेता हूँ। उस कॉलेज में भी और हॉकी का प्रचलन उस तरह था जिस तरह आज हम क्रिकेट को देखते हैं, हर तरफ खेलते हुए बच्चे खेल रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, उस तरह हॉकी का वो माहौल उस ज़माने में था। और जहाँ पर मैं रहता था कोटा में, तो उसमें भी एक क्लब था जो हम इसको रेलवे का इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जहाँ पर शाम के वक़्त खेल होते थे। उसमें जब मेरा खेलना, तो जिसके बलबूते पर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और कंबाइंड यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन मेरा होना, तो ये सब उसकी देन थी। और एक ऐसे खिलाड़ी को मैंने अपना आदर्श चुना था, आइडियल प्लेयर, जिसको मैंने 1966 से पहले मैंने उनको चुन लिया था और ये मान लिया था कि जैसा ये खिलाड़ी खेलते हैं ऐसा ही मैं खेलूंगा। जबकि मैं उनसे कभी मिला नहीं था, सिर्फ सुनता था उनके बारे में। उनके बारे में जो बातें बताई जाती थी उनको उसमें आत्मसात करके अपने अंदर ग्रहण करके मैं प्रैक्टिस करता था। और वो खिलाड़ी रहे हैं श्री इनामुर रहमान, जो आज भी हैं, और 1960 ओलंपिक्स के वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। जी, और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उनसे बेहतर खिलाड़ी दुनिया में दूसरा लेफ्ट नहीं देखा। जबकि मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह साहब इंडिया के लिए खेल चुके हैं, जो ध्यानचंद साहब के छोटे भाई थे, जिनके नाम की एक रोड म्यूनिख ओलंपिक के अंदर बनाई गई थी जब मैं खेलने गया था। और बनाई गई थी नहीं है, बल्कि बनाई गई है, जो आज भी मौजूद है। और जब मैं 1972 में खेलने गया तो मुझे भी उस स्ट्रीट को, जो कैप्टन रूप सिंह बैंस स्ट्रीट के नाम से आज भी विद्यमान है, तो ये गर्व और प्राउड की बात मेरे लिए तो है ही, हम सब भारतवासियों के लिए भी, कि ऐसी चीजें हमारी हॉकी के खिलाड़ियों ने हमारे देश को सम्मान के रूप में दी हैं। इनाम रहमान साहब मेरे आदर्श खिलाड़ी थे और मैंने उनका अनुसरण किया बिना देखे। अब मेरा एग्जाम था 1969 में, फाइनल ईयर का, बीकॉम का। और उसी वक्त मुझे एक लेटर मिलता है लेटर मिलता है कि मोहन बागान क्लब जो है वो हॉकी भी खेलते थे, और वो क्लब है वो, तो वो चाह रहे थे कि मैं उनके क्लब के लिए खेलूं, लीग, जी, कलकत्ता लीग जिसको हम कहते हैं, कलकत्ता लीग। तो कलकत्ता लीग के लिए मेरा कलकत्ता लीग के लिए ऑफर आना तो ठीक बात थी, लेकिन मुझे खुशी ये थी कि मैं अगर खेलता हूँ तो इनाम उर रहमान साहब जो उस क्लब के लिए खेलते हैं उनके साथ मुझे खेलने का अवसर मिलेगा, मैं उनको देख पाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो उस सिलसिले में मैंने अपना बीकॉम का एग्जामिनेशन छोड़ दिया, जो मेरा कैरियर था, जो जिंदगी का एक अहम कैरियर था, कि मैं बीकॉम क्लियर करके कहीं भी मुझे नौकरी मिल सकती थी, जी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने उसको अनदेखा करा और मैं कोटा से मैं कलकत्ता पहुंचा हूँ। और कलकत्ता पहुंच के उन खिलाड़ी से मिला, और अपने आदर्श खिलाड़ी से मिला, दूसरे बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिला, जिसके अंदर लिएंडर पेस के फादर, जो खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, डॉक्टर पेस, जिनका भी निधन हुआ है, ग्रेट गुरबख्श सिंह साहब, और इकराम उर रहमान, सुलेमान, ये सब इंडिया के खेले हुए खिलाड़ी थे। तो उस टीम में मैं खेला, और वो खेला क्या कि पहले मैच से ही फिर वो कॉन्फिडेंस, और अब जब आईडीएल प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, और मैं वहाँ पर एक स्ट्राइक कर गया अच्छी तरह से। और उसके बाद मेरा 1970 में एशियाड के अंदर सिलेक्शन होता है बंगाल हॉकी की तरफ से, और मैं एशियाड के लिए सेलेक्ट होता हूँ। 1971 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होता हूँ। 1972 ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट होता हूँ, जिसको ग्रेट इनसाइड राइट श्री के डी सिंह बाबू साहब, जो लखनऊ के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि दुनिया के, जिनको उस वक्त का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया गया था, वो हमारे कोच थे। तो उनके अंडर में मैं वहाँ पहुँचता हूँ खेलने के लिए। तो 73 का इस तरह से होता है, तो सिल्वर मेडल, और 74 में तो ये सिल्वर ब्रॉन्ज चल रहा था। तो मेडल्स मैं घर में लाके अपने पिता या चाचा को दिखा नहीं पाता था, शर्म के मारे, क्योंकि उनके 5 मेडल टंगे थे गोल्ड, जी,
जो आज भी घर में मौजूद है। तो मेरे घर में 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल और मैं ये सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाके दिखाने की कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन दिल में कसक थी, कब ऐसा मौका मिले कि मैं भी लाके बोल सकूँ कि हाँ, बाबूजी ये मैं गोल्ड मेडल जीत जी, कर आया हूँ। तो मौका मुझे मिलता 1975 वर्ल्ड कप। डेफ़िनेटली वो टूर्नामेंट एक मेरे लिए अहम था। हाँ, उसके पहले 1974 में भी एक इंसिडेंट हुआ जब मुझे इटली से खेलने का ऑफ़र आया कि मैं वहाँ की लीग खेलूँ, प्रोफ़ेशनल लीग, जिसके अंदर अच्छा खासा पैसा मुझे मिलता, जो मेरे जब मैं इंडियन एयरलाइंस में जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, उससे करीब 4 गुना मुझे पैसा ज़्यादा वहाँ मिल रहा था। फैसिलिटीज़ मिल रही थी, एक्सपोज़र था फ़ॉरेन कंट्री का और अट्रैक्शन तो था ही 1974 की बात करें तो। तो वो लालच कहीं आ गया कि हाँ भाई, मैं भी जाऊँगा खेलने के लिए। तो मैंने उनको अपनी हामी भर दी, अपना लेटर कंसर्न लेटर दे दिया कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ़ उनका टिकट आना बाकी था, इसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ चल रही थी। इसी दौरान मैंने एक छोटा-सा इनलैंड लेटर बाबू साहब जो मेरे बहुत क्लोज़ में थे, क्लोज़ का मतलब मेरे कोच भी रहे हैं और हमारे इंडियन एयरलाइंस के भी ट्रेनिंग कोच थे वो। तो मैंने उनको लिख दिया खुशी-खुशी में, खुश होते हुए कि बाबू साहब ऐसा हो गया, मुझे ये लेटर आया और मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा। 1 हफ्ते बाद उनका एक लेटर वापस आता है और जब मैं उसको खोलता हूँ, तो उसके अंदर एक ही चीज़ लिखी होती है कि तुम्हारे बाप ने, जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ जी, कि तुम्हारे बाप ने कभी इंडिया को छोड़कर देश के बाहर खेलने की नहीं सोची, जबकि उनको हिटलर ने ऑफ़र किया था खेलने के लिए कि तुम मेरे देश के लिए खेलो और तुम्हारे बाप ने मना कर दिया कि नहीं मैं खेलूँगा तो अपने देश के लिए खेलूँगा। तो तुम्हारे दिमाग में बात कैसे आई कि तुम देश छोड़ के दूसरे देश के लिए खेलो? तो शायद वो मेरे लिए मेरे गाल में एक तमाचा था बहुत बड़ा और मैंने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पैटर फाड़-फूड़ के फेंका और मैं फिर से अपनी इंडिया टीम के अंदर खेलना शुरू कर दिया। और आज मैं सोचता हूँ अगर मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद जो सवाल आपने पूछा 1975 का, तो वो पूरा नहीं होता। कि वो विजयी गोल जो अगेंस्ट पाकिस्तान जिसके अंदर विक्ट्री मिली थी हमको 1975 वर्ल्ड कप में, तो वो हासिल होता और वो भी एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा है ज़िंदगी का। उस टूर्नामेंट में उस मैच में पाकिस्तान ने पहले 10 मिनट में 1 गोल कर दिया था हमारे ऊपर। तो इतना उतार-चढ़ाव वाला टूर्नामेंट रहा है, एक्साइटेड टूर्नामेंट रहा है। टेलीविज़न थे नहीं, इसके ऊपर रेडियो कमेंट्री के ऊपर जो रेडियो कमेंट्री थी वो सरदार जसदेव सिंह, जिनकी आवाज़ के अंदर जादू था, जिन्होंने इतने अपने सुनने वाले उनके फॉलोअर्स थे कि पूछिए मत और उनकी वो कमेंट्री आ रही थी और 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान का गोल होता है, फिर इंटरवल तक हम लोग 1 गोल से डाउन थे, इंटरवल में हम खड़े होते हैं, आपस में गेट टुगेदर जो 10 मिनट का रेस्ट पीरियड होता है। आपस में बात करते हैं कि कैसे हम इस एक गोल को उतारें, क्या तरीका है? तो मैं शायद कुछ बड़े कड़े शब्दों में अपने खिलाड़ियों को कुछ कहता हूँ कि ये जो अगला हाफ बाकी है हमारे पास में इसमें हम जीत सकते हैं, बशर्ते कि हम अपना खेल बरकरार रखें, हम अच्छा खेल रहे हैं। सिर्फ़ हमको गोल की आवश्यकता है, ज़रूरत है, अगर गोल हम कर लेते तो हम ज़रूर जीतेंगे और होता ही ऐसा है कि अगले 5 मिनट के अंदर एक पेनल्टी कॉर्नर इंडिया टीम हासिल करती है, जिसको इक्वलाइज़िंग गोल जो है लेट सरदार सुरजीत सिंह, जो आज दुनिया में नहीं है, वो अपने पेनल्टी कॉर्नर की हिट से उस गोल को इक्वलाइज़ करते हैं और पूरा स्टेडियम वो आँखों के सामने आ जाता है कि करीब 50, 60, 70 हज़ार की कैपेसिटी का मर्डे का स्टेडियम, तो वहाँ पर वो इक्वलाइजिंग गोल होता है। फिर हमारे और अटैक शुरू होते हैं और हम लोग अटैक करते हैं, जिसके अंदर मेरा गोविंदा जो मेरे लेफ्टिनर थे उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन था। मेरे राइट आउट में फिलिप्स जो एक बड़ा अच्छे खिलाड़ी के रूप में साबित हुए, तो इनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन होते हुए जब करीब 16-17 मिनट बच रहे थे, तो एक पेनल्टी कॉर्नर इंडिया टीम हासिल करती है, लेकिन वो लॉन्ग कॉर्नर में उसको तब्दील किया जाता है क्योंकि बॉल हॉकी से कनेक्ट होके बाहर चली जाती है पाकिस्तानी डिफेंडर की, तो लॉन्ग कॉर्नर फिर दिया जाता है
उस ज़माने में लॉन्ग कॉर्नर से कोने से हिट मारी जाती थी डी की तरफ, तो हरचरण सिंह लेफ्ट आउट से वो हिट मारते हैं कोने से। वो बॉल डी के ऊपर अजीत पाल सिंह रोकते हैं और रोक कर मुझे, जो मैं उनके बगल में टी के अंदर खड़ा होता हूँ, मुझे पास करते हैं। मैं उस बॉल को लेकर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को छोटे से एरिया के अंदर डॉस करके आगे बढ़ता हूँ और मेरे साथ राइट आउट फिलिप है जो डी के अंदर आ चुके थे। मैं उनको पास करता हूँ बॉल को। अब वो और 2 कदम आगे बढ़कर और पेनल्टी स्ट्रोक का जो पॉइंट होता है 7-8 गज की दूरी पर, वहाँ पर बॉल, एक ग्राउंडेड बॉल मुझे वापस रिटर्न कर देते हैं और मेरा फेस गोल की तरफ, पाकिस्तानी गोल की तरफ होता है। उस आती हुई बॉल को मैं अपनी कलाइयों से, अपनी रिस्ट से गोल के अंदर फेंक देता हूँ। जो सलीम शेरवानी जो उस वक़्त के गोलकीपर थे, क्या बात है! जिनके साथ 1974 में एशियाड ऑल एशियन स्टार टीम के साथ हम लोग खेले भी थे साथ में। इस्लामुद्दीन भी थे, वो भी ऑल एशियन स्टार टीम में खेले थे। समीउल्लाह भी थे, तो ये नामवर खिलाड़ी थे पाकिस्तान के। तो वो गोल हमारे लिए एक जीत का गोल साबित होता है। लेकिन वो 16 मिनट जो बचते हैं, उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद पाकिस्तान को तो सिर्फ़ एक ही चीज़ थी कि अब हम जितने भी अटैक करें, वही ज़रूरी है। तो इस्लामुद्दीन और समीउल्लाह और दूसरे खिलाड़ी लगातार अटैक कर रहे थे हमारे गोल के ऊपर। लेकिन शायद कहते हैं ना कि 20-30% तो भगवान के जो हाथ में होता है, दुआओं बिल्कुल। में होता है, तो वो चीज़ हमारे हमारे लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई और 16 मिनट निकल गए और जब फाइनल व्हिसल बजती है, तो मैं अपनी वो हॉकी जिससे मैंने गोल किया था, वो क्राउड में मैं फेंक देता हूँ, खुशी का इज़हार करता हूँ और हमारी टीम उसको जीत जाती है। क्या बात है सर! कमाल का किस्सा सुनाया आपने। बातें बहुत होंगी लेकिन एक बार और हम मिलेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गाज़ीपुर में आने के लिए। पूरे गाज़ीपुर की तरफ से मैं फिर से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सच की बात करी। आप भी कमाल के थैंक यू सो मच सर।